फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है महोत्सव का संधि विच्छेद है। हमको बताना है कि महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए है मह प्लस उत्सव, ऑप्शन बी है मही प्लस उत्सव, ऑप्शन सी है महा प्लस उत्सव और ऑप्शन डी है मही प्लस उत्सव। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा सही? तो महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा महा धन उत्सव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। तो इसमें कौन सी संधि है? तो महोत्सव में गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में दीर्घ स्वर है। हमको बताना है कि इसमें दीर्घ स्वर कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ई बड़ी, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई और ऑप्शन डी है ए। तो दीर्घ स्वर इसमें कौन सा है? तो इसमें दीर्घ स्वर है ऑप्शन नंबर ए होगा ई। ई क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, दीर्घ स्वर और कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और बड़ा ऊ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर तो ये होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर है। संयुक्त स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर तो ये है ए, ऐ, ओ और औ। ये है संयुक्त स्वर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमको बताना है कि किस में गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है देवी, ऑप्शन बी है भक्त, ऑप्शन सी है नेता और ऑप्शन डी है शिक्षक। तो किस में हमको बताना है कि गण का प्रयोग करके बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देवी में हम गण लगा के इस बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, देवी का बहुवचन क्या होगा? तो देवियां होगा। ठीक है, ये होगा बहुवचन देवियां। अब भक्त में क्या है कि भक्त में अगर हम गण लगा देंगे तो ये बहुवचन बन जाएगा। तो भक्त का बहुवचन बनाएंगे गण लगा के तो क्या होगा? भक्त गण होगा। इसी तरह नेता में लगाएंगे तो नेता गण हो जाएगा। इसी तरह शिक्षक में लगाएंगे तो शिक्षक गण हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। आगे देखते हैं। आगे संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। आपको बताना है कि ज्ञ किससे बनता है। तो ऑप्शन ए है गौ न से, ऑप्शन सी है गौ धन न और ऑप्शन डी है दृष्ट धन ग। तो किससे बनेगा? ज्ञ किससे बनता है? तो ज्ञ बनेगा हमारा में, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, छ कैसे बनता है? तो क और स के मिल से बनता है। त्र कैसे बनता है? तो त और र। ठीक है, आधा त और र के मिल से मिलता है। स्र कैसे बनता है? तो ये बनता है आधा स और र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे दो में से स्वर संधि को पहचानिए। ठीक है, हमको इसमें बताना है कि कौन सा स्वर संधि है। तो ऑप्शन ए है पुस्तकालय, ऑप्शन बी है सदगति, ऑप्शन सी है दिग्दर्शन और ऑप्शन डी है उज्ज्वल। तो इसमें स्वर संधि कौन सा होगा? तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए पुस्तकालय। ठीक है, पुस्तकालय क्या है? हमारा स्वर संधि है। स्वर संधि का कौन सा भेद है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये होता है पुस्तक धन आलय। और ये क्या है? तो ये दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, हमको बताना है कि गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी ए कर्मधारय,
ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है अव्ययी भाव समास। तो गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। ठीक है, गगनचुंबी यानी गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। अगला देखते हैं हम। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? ठीक है, हमको बताना है कि ये अपशब्द व्याकरण की दृष्टि से ये क्या है। तो ऑप्शन ए है विशेषण, ऑप्शन बी है संज्ञा, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है अव्यय। ठीक है, तो अपशब्द क्या है? तो अपशब्द क्या है? ये संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है अफसोस मैं नहीं जा सकता, रेखांकित शब्द का अव्यय क्या? अव्यय का प्रकार बताइए। ठीक है, अफसोस में बताना है कि अव्यय का कौन सा प्रकार है। तो ऑप्शन ए है संबोधन सूचक अव्यय, ऑप्शन बी है शोक सूचक अव्यय, ऑप्शन सी है आश्चर्य सूचक अव्यय और ऑप्शन डी है हर्ष सूचक अव्यय। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें अफसोस में? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शोक सूचक अव्यय हमारा सही होगा। शोक सूचक अव्यय क्या होता है? तो जिस अव्यय से शोक के भाव का वो दो से हम शोक सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, जिससे या जिस अव्यय से शोक, इसी को हम दुख यहाँ लिख दें, दुख के भाव का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? शोक सूचक अव्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है कुकुर और ऑप्शन डी सी है लाख और ऑप्शन डी है भीतर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तत्सम कौन सा है? तो तत्सम है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होगा कुत्ता। ठीक है, कोयल क्या है? कोयल का तत्सम क्या होगा? तो कोयल का तत्सम होगा कोकिल, कोकिला। लाख का तत्सम क्या होगा? तो लाख का तत्सम होगा लक्ष्य। ठीक है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6 और ऑप्शन डी है 8। तो हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो एक तो होता है स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर जो स्वयं बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्वर बोलते हैं। जो बिना किसी अन्य की सहायता से उच्चारित हो सके या हो सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो सके, मतलब जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मात्रा के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं उसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो मात्रा के आधार पे स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, तो पहला होता है ह्रस्व स्वर, पहला होता है स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या है, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, तो आ, ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ, औ, ये सब क्या है, ये सब दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगला है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 6। तो जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है अग्र स्वर, अग्र स्वर। ठीक है, अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर होता है ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये सब क्या है, अग्र स्वर है। दूसरा क्या है, दूसरा है मध्य स्वर, दूसरा मध्य स्वर है। मध्य स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मध्य स्वर सिर्फ अ होता है, अ। और तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा पश्च स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, औ, फिर उसके बाद क्या है आ, ये सब क्या है, पश्च स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है निम्न में से कौन शब्द, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है दया, ऑप्शन बी है माया, ऑप्शन सी है भाषा और ऑप्शन डी है आभार। तो इसमें से पुल्लिंग कौन होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आभार। क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी दया, माया और भाषा ये तीनों क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग है। चलिए आगे तो बढ़ते हैं। आगे निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, हमको फिर बताना है कि इसमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आशा, ऑप्शन बी है कष्ट, ऑप्शन सी है क्षमा और ऑप्शन डी है सेना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें पुल्लिंग कौन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, कष्ट क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, बाकी आशा, क्षमता और सेना ये तीनों स्त्रीलिंग है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन इसमें से तद्भव है। तो ऑप्शन ए है पक्ष, ऑप्शन बी है पक्षी, ऑप्शन सी है पतन और ऑप्शन डी है पत्ता। तो कौन इसमें तद्भव है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पत्ता। पत्ता क्या है, ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, ये हमारा तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम क्या होगा, तो इसका तत्सम होगा पत्र। ठीक है, पत्ता का क्या होगा, पत्र होगा। पक्ष, ठीक है, पक्ष, पक्ष का क्या होता है, तो ये होता है पंख। ठीक है, पक्ष का पंख, पक्षी का, पक्षी का पंछी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द तत्सम है। तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है शोभन, ऑप्शन सी है सोता और ऑप्शन डी है सोना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शोभन। शोभन क्या है, हमारा तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा सोहन। ठीक है, इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा सोहन। 16 का तद्भव क्या होगा, तो 16 का होगा 16 का तत्सम क्या होगा। ठीक है, ये सब
16 का तत्सम क्या होगा, तो ये होगा सोडस। सोता का तत्सम क्या होगा, तो सोता का तत्सम होगा स्रोत। और सोना का क्या होगा, तो सोना का होगा स्वर्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है तत्सम, ऑप्शन बी है तद्भव, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है विदेशी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यौगिक क्या है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भेद में ये नहीं आता। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे शब्दों के जो 4 भेद हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला तो है तत्सम, दूसरा है तद्भव, ठीक है, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, उत्पत्ति के आधार पे। अब पूछे कि रचना या बनावटी के अनुसार शब्दों के भेद कितने होते हैं। रचना या बनावटी के आधार पर शब्दों के भेद, तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ये होता है पहला तो रूढ़, फिर दूसरा यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। ठीक है, पहला रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक शब्द होता है और तीसरा योग रूढ़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन ए है सभा, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है भीड़ और ऑप्शन डी है दौड़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दौड़ क्या है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसको लिख देते हैं, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन ए है खटाई, ऑप्शन बी है मिठाई, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है उंड। सॉरी, ये दूध गलत टाइप हुआ है, ये ठंड होगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है, तो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, दूध। दूध क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे, वह आप ही चला गया। ठीक है, वह आप ही, यहाँ पे क्या है, रेखांकित है, ये छूट गया। वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। ठीक है, हमको बताना है कि आप सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए पुरुषवाचक,
ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है निश्चयवाचक और ऑप्शन डी है संबंधवाचक। ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा है, निजवाचक, सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में, ठीक है, यहाँ भी छूट गया है रेखांकित, यहाँ पे थोड़ा के नीचे रेखांकित है। तो गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमको बताना है कि विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए है परिमाणवाचक, ऑप्शन बी है संख्यावाचक, ऑप्शन सी है संकेतवाचक और ऑप्शन डी है गुणवाचक। तो थोड़ा क्या है, थोड़ा में किस विशेषण, ठीक है, कौन सा विशेषण है हमको बताना है। तो थोड़ा में कौन सा विशेषण होगा, तो ये होगा हमारा परिमाणवाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। ठीक है, परिमाणवाचक में क्या होता है, किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है उसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है पद, ऑप्शन बी है रूप, ऑप्शन सी है धातु और ऑप्शन डी है शब्द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। मैं वहां होके आया हूँ वाक्य में हमको अव्यय बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए है मैं, ऑप्शन बी है वहां, ऑप्शन सी है होकर और ऑप्शन डी है हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वहां। ठीक है, वहां क्या है, ये अव्यय है। अब ये कौन सा अव्यय है, ये कौन सा अव्यय है, तो ये है क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। चलिए आगे देखते हैं। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द है। उसने कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है कटोरा, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है भर और ऑप्शन डी है पिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी भर। भर क्या है, इसमें अव्यय है। ठीक है, अब ये भर कौन सा अव्यय है, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, यह रीतिवाचक क्या है, क्रिया विशेषण है। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या, इसका उदाहरण हम लिखते हैं। तो इसमें उदाहरण होता है तो ही, भी, मात्रा, भर, तक आदि क्या होते हैं, इसके उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, हमको बताना है कि अनाथ का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है। तो ऑप्शन ए है बेसहारा, ऑप्शन बी है यतीम, ऑप्शन सी है अनाड़ी और ऑप्शन डी है निराश्रित। तो कौन इसमें अनाथ का पर्यायवाची नहीं होगा, तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी क्या है, अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये सब क्या है, सब अनाथ के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, बताना है कि नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए है आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन बी है यमलोक, ऑप्शन सी है दुर्गति और ऑप्शन डी है यमपुर। तो नरक का पर्यायवाची कौन नहीं है इसमें, तो इसमें होगा नरक का पर्यायवाची आत्मोत्सर्ग क्या है, ये नरक का पर्यायवाची
नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए पैडी, ऑप्शन बी है साखी, ऑप्शन सी है रसद और ऑप्शन डी है रसाल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है साखी क्या है, ईख का पर्यायवाची नहीं है। बाकी पैडी, रसद और रसाल ईख का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है लाघव, ऑप्शन बी है लघुत्व, ऑप्शन सी है लघुता और ऑप्शन डी है लघुत्तम। तो गौरव का विलोम क्या होगा? तो गौरव का विलोम होगा लाघव। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। तो का विलोम क्या होगा? तो लघुत्व का विलोम होगा गुरुत्व। ठीक है, लघुता का विलोम क्या होगा? तो इसका होगा गुरुता। और लघुत्तम के क्या होगा? तो लघुत्तम का होगा गुरुत्तम। अगला है रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है रोपना, ऑप्शन बी है दोष रोपण, ऑप्शन सी है उन्मूलन और ऑप्शन डी है मूलन। तो रोपण का विलोम क्या होगा? तो रोपण का विलोम होगा उन्मूलन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है उचित शब्द चुनकर एक स्थान की पूर्ति करें। दूध का रंग डैश डैश होता है। ठीक है, हमको बताना है कि दूध का रंग कैसा होता है। ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी है सफेद, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है भूरा। तो दूध का रंग कैसा होता है? तो दूध का रंग सफेद होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है आज आकाश में डैश डैश छाए हुए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। ठीक है, यहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन ए है जलज, ऑप्शन बी है जलधि, ऑप्शन सी है जलद और ऑप्शन डी है नीरज। तो आज आकाश में, ठीक है, कौन सा यहाँ ऑप्शन भरा जाएगा? तो आज आकाश में बादल छाए हुए हैं। ठीक है, बादल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बादल नहीं दिया है। तो बादल का पर्यायवाची क्या होता है? तो बादल का पर्यायवाची होगा जलद। ऑप्शन नंबर सी, आज आकाश में जलद छाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है द्वंद्वग्रस्त, ऑप्शन बी है भ्रमित, ऑप्शन सी है किंग कर्तव्य विमुख विमूढ़ और ऑप्शन डी द्विविधाग्रस्त। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे हम क्या कहते हैं? तो किंग कर्तव्य विमूढ़। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए दुराग्रह, ऑप्शन बी अनाग्रही, ऑप्शन सी दुराग्रही और ऑप्शन डी है कुआग्रही। तो अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला का के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर दुराग्रही। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए है लापता होना, ऑप्शन बी है खूबसूरत होना, ऑप्शन सी है बेवकूफ होना, ऑप्शन डी है कोमल होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, लापता होना। ठीक है, गुलर का फूल होना तो यानी इसका अर्थ होता है दिखाई न देना। ठीक है, ये भी होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सोने में सुगंध मुहावरा का सही अर्थ है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ हमको बताना है। तो ऑप्शन है सुंदर वस्तु में और गुण होना, ऑप्शन बी है सुगंध से युक्त आभूषण, ऑप्शन सी है सुंदर आभूषण होना और ऑप्शन डी है सुगंधित होना। तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है होनहार बिरवान के होते चीकने पात। होनहार बिरवान के होते चीकने पात लोकोक्ति सही अर्थ हमको बताना है। ठीक है, हमको इसका सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है होनहार बालक सुंदर होता है, ऑप्शन बी है सुंदर बालक होनहार होता है, ऑप्शन सी है होनहार बालक के गुण बचपन में से ही दिखाई देने लगते हैं
और ऑप्शन डी है होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस तरह का वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है? तो ऑप्शन ए है सरल वाक्य, ऑप्शन बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी है मिश्र वाक्य और ऑप्शन डी है प्रश्नवाचक वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये क्या है? ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप होगा वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। इसका ये एक संयुक्त वाक्य है, इसका हमको सरल वाक्य बताना है। ठीक है, क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ऑप्शन बी दंड से बचने के लिए वह भाग गया। ऑप्शन सी वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। और ऑप्शन डी वह भाग गया क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? ठीक है, हमको बताना है कि इसमें से कौन सा वाक्य सही है। तो ऑप्शन ए है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। ऑप्शन बी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। ऑप्शन सी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। और ऑप्शन डी है श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो इसमें से कौन सा वाक्य सही है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? ठीक है, हमको बताना है कि किस में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए है दादी से चला नहीं जाता। ऑप्शन बी है मोहन ने खाना नहीं खाया। ऑप्शन सी है कोलियों ने सामान नहीं उठाया। और ऑप्शन डी है मैंने दरवाजा नहीं खोला। तो किसमें भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दादी से चला नहीं जाता। ठीक है, दादी से चला नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य का प्रयोग हुआ है। ये है हाय अब मैं क्या करूं। हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है हाय, ऑप्शन बी है अब, ऑप्शन सी है मैं और ऑप्शन डी है क्या। तो इसमें विस्मयादि बोधक शब्द कौन होगा? तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि हाय क्या है? विस्मयादि बोधक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? ठीक है, अनीक का पर्यायवाची कौन है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है अर्जुन, ऑप्शन बी है सेना, ऑप्शन सी है अग्नि और यहाँ पे गलत है, ये अग्नि है। ठीक है, और ऑप्शन डी है घोड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अनीक का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सेना। अनीक क्या है? सेना का पर्यायवाची है। और क्या होता है इसके पर्यायवाची? तो एक तो अनीक होगा, फिर अनी के बाद कटक, अनिकी या अनिकिनी आदि क्या है? ये सेना के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कपड़ा का पर्याय बताइए। ठीक है, कपड़ा का हमको पर्यायवाची बताना है। तो ऑप्शन ए है चलन, ऑप्शन बी है वसन, ऑप्शन सी है गगन और ऑप्शन डी है जंगल। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या होगा? तो कपड़ा का पर्यायवाची होगा वसन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। कपड़ा का और पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका होगा वस्त्र, चीर, अंबर, पट, परिधान आदि क्या है? कपड़ा के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। आगे आकाश का विलोम बताइए। ठीक है, आकाश का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है धरती, ऑप्शन बी है पाताल, ऑप्शन सी है अनर्थ और ऑप्शन डी है अनग।
कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो आकाश का विलोम क्या होगा? तो आकाश का विलोम होगा पाताल। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो अघ, अघ क्या है? अध का विलोम है। किसका है? अध का विलोम है। अर्थ क्या है? सॉरी, अनर्थ क्या है? अर्थ का विलोम है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है पृथ्वी का विलोम बताइए। ठीक है, पृथ्वी का विलोम बताना है। तो ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है पाताल, ऑप्शन सी है गोचर और ऑप्शन डी है लौकिक। तो पृथ्वी का विलोम क्या होगा? पृथ्वी का विलोम होगा आकाश। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, पृथ्वी का क्या होगा? विलोम आकाश होगा। लौकिक का क्या होगा विलोम? तो अलौकिक होगा। ठीक है, गोचर का विलोम क्या होगा? तो अगोचर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अभय, उभय शब्द का सही, शब्द युग्म का सही अर्थ है। अभय, उभय शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए है निर्भय प्लस दोनों, ऑप्शन बी है हवा, हवा और अग्नि, ऑप्शन सी है पढ़ना, पढ़ाना, ऑप्शन डी है दोनों निर्भय। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अभय। अभय और उभय का सही अर्थ होता है निर्भय दोनों। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है अली, अली शब्द का सही अर्थ है। अली, अली शब्द का सही अर्थ बताना है। तो ऑप्शन ए कंधा, हिस्सा, ऑप्शन बी है भौरा, सखी, ऑप्शन सी है दमन, दामन और ऑप्शन डी है दसन, दर्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अली, अली का होगा ये भौरा और सखी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, ऑप्शन ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन सी है किसी शब्द के आगे जुड़ता है और ऑप्शन डी है शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? तो उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है। ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी है 46 और ऑप्शन डी है 46। तो कौन सा इसमें शुद्ध होगा? तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 46। ये क्या है? ये शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। ठीक है, शुद्ध शब्द बताना है। तो ऑप्शन ए उज्ज्वलन, ऑप्शन सी है उज्ज्वलन और ऑप्शन बी है उज्ज्वलन और ऑप्शन सी है उज्झलन और ऑप्शन डी है उज्जलन। तो इसमें शुद्ध कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। उ ज व लन, ये हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।